हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि देश की तरक्की कितनी हो रही है वो उसकी आने वाली योजनाओं से पता चलता है। भारत के डेवलपमेंट को चीन से आई बीमारी भी नहीं रोक सके। कई देशों को आज भारत की तरक्की से जलन हो रही है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि देश में रहकर भी विदेशों का गाना गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत ने हर कठिन वक्त पर अपने आप को 2 कदम आगे ही किया है। जी हाँ, आज हम आपको भारत के आने वाले समय के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि जलने वाले जलते रहें, लेकिन भारत खुशियों की ज्योति जलाता रहेगा। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका सीना फक्र से चौड़ा होने वाला है। टनल अंडर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की शान है, असम की जान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसपास के लोगों को बनाता धनवान है। लेकिन दोस्तों, आज आपको इंडिया के आने वाले योजनाओं के बारे में बताता हूँ और ये समझाता हूँ कि इस नदी का इस्तेमाल भारत सरकार कैसे करने वाली है। चीन की सीमा तक जाने वाली 14.85 किलोमीटर की सुरंग जल्द ही ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने जा रही है। इस सुरंग को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह अंडर वाटर रोड टनल पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल को सीधे जोड़ेगी। इतना ही नहीं, चीन सीमा तक लगे अरुणाचल प्रदेश को सीधे असम से जोड़ने वाली इस सुरंग का रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद शायद ये सुरंग कुछ योजनाओं में काम आ सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंडर वाटर बनने वाली इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इतना ही नहीं, ये सुरंग नेशनल हाईवे 54 पर स्थित गोहपुर को असम के नुमालीगढ़ से जोड़ेगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर स्थित है। इस सुरंग को 3 चरणों में तैयार किया जाएगा। इससे अरुणाचल प्रदेश स्थित चीन से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहन आसानी से पहुंच जाया करेंगे। रणनीतिक और सामरिक लिहाज से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण और अहम साबित हो सकती है। बता दें, ये सुरंग चीन के जियांगसू प्रांत की ताइकू लेक में बनी अंडर वाटर सुरंग से भी लंबी होगी। चीन में बनी ताइकू लेक सुरंग 10.79 किलोमीटर लंबी बताई जाती है, जबकि बनने वाली नई सुरंग 14.85 किलोमीटर की होगी। इस सुरंग को अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर तैयार कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये बात तो फैक्ट है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारी संसद वही है। अब समय आ गया है कि भारत में पॉजिटिविटी आए। इसी के तहत देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। क्या है इस प्रोजेक्ट में खास, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की आधारशिला रख दी है। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। नए आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे, ताकि सभी मंत्रालय और विभाग समायोजित किए जा सकें। इसकी अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से करीब 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। परियोजना 2024 में पूरा होने का अनुमान है। ये भी भारत सरकार के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। डोबरा चांठी ब्रिज। दोस्तों, डोबरा चांठी पुल देश का सबसे पहला झूला पुल है, जिसकी लंबाई 725 मीटर है और जो भारी वाहनों के लायक बना है। यह पुल समुद्र तल से 825 मीटर की ऊंचाई पर बना है। टिहरी झील को अधिकतम RL 830 मीटर तक भरा जा सकता है। पुल की चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें से 5.5 मीटर पर वाहन चल सकेंगे। बाकी के 1.5 मीटर पर पुल के दोनों तरफ 75-75 सेंटीमीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें से 440 मीटर झूला पुल है। वहीं 260 मीटर डोबरा साइड और 25 मीटर का अप्रोच पुल चांठी की तरफ बनाया गया है। पुल के दोनों किनारों पर 58 मीटर ऊंचे 4 टार निर्मित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर से ही विवादों में रहे डोबरा चांठी पुल बनने से 2 लाख की आबादी के सपनों को पंख लगेंगे। जनता के संघर्षों से बने पुल से झील बनने के कारण अलग थलग पड़े प्रतापनगर वासियों के लिए पुल जीवन रेखा का काम करेगा। प्रतापनगर के लोगों को अब 50 से 60 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय नहीं करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि जब आप इस ब्रिज को देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। देहरादून स्मार्ट सिटी। दोस्तों, ये बात तो फैक्ट है कि हमारे देश में कई जगहों पर अलग अलग तरीके से स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। अलग अलग योजनाओं के तहत देहरादून को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को पूरा करने में करीब 1,000 करोड़ की लागत आने वाली है। इनमें 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की योजना भी शामिल है। इसके अलावा CCTV कैमरे,
और स्मार्ट रोड बनाने का काम भी चल रहा है। साथ ही परेड ग्राउंड, गांधी पार्क का पुनर्निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर अभी तक 1000 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों का संचालन स्मार्ट सिटी देहरादून के अलावा मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बसों का सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को मिलेगा। बसों की सहायता से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। राजगीर ग्लास ब्रिज, बिहार। दोस्तों, बिहार बदल रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए खूब काम हो रहा है। उसी को देखते हुए बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में नालंदा को पर्यटकों का बड़ा स्पॉट माना जाता है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। कहा जाता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी नालंदा से विशेष स्नेह है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनके तैयार हुआ है। इसका मकसद पहले से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वेन्यू बन की भी अत्याधुनिक तरीके से सजावट की जा रही है, ताकि पर्यटक यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। चीन के हांगझोउ प्रांत में स्थित 120 मीटर ऊंचे ग्लास ब्रिज की तर्ज पे ही इसका निर्माण किया गया है। पर्यटन विभाग अपनी इस योजना के तहत कई तरह की तैयारियां कर रहा है और इस योजना को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसके तहत जू सफारी पार्क के अंदर नेचर सफारी पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया है। जू सफारी पार्क में आकर्षित करने वाले दर्शनीय पार्क का निर्माण हो रहा है। दरअसल बिहार का प्राकृतिक सौंदर्य राजगीर में जू सफारी पार्क में नेचर सफारी पार्क, तितली पार्क, आयुर्वेदिक पार्क, विभिन्न प्रजातियों के प्रसिद्ध देशी विदेशी पेड़ पौधों का दीदार करने के लिए अब नए साल में बिहार वासियों को सौगात मिलने वाला है। इसके तहत राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। पार्क इतना अत्याधुनिक और शानदार होगा कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक जू सफारी पार्क होगा, जहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु होंगे। नालंदा बिहार समेत ये पूर्वोत्तर भारत के लिए खुशखबरी की बात है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी जू सफारी पार्क को मान्यता मिल गई है। कहा जा रहा है कि इसी साल इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। वाकई में हम सब इसके खुलने के इंतजार में हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, जो लोग दिल्ली या देहरादून में रहते हैं उन्हें पता है कि इस रोड की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। जी हाँ, समझिए कि 7 घंटे की जर्नी अब 3 घंटे में पूरी होगी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 15,000 करोड़ की लागत आएगी। खास बात यह है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली और देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। मार्च 2021 में 6 लाइन ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए काम शुरू हो जाएगा। दावा है कि वर्ष 2023 तक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करीब 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इस पर करीब 15,000 करोड़ की लागत आएगी। मार्च 2021 तक सभी निविदाएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, 6 लाइन का एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी घटेगी। ये एक्सप्रेसवे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जुड़ेगा। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड और सुरंगों के माध्यम से हाईवे बनेगा। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। वेल फ्रेंड्स, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। यहाँ पर लिथियम को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। इस काम में मणिकरण पावर लिमिटेड बड़ा निवेश करने जा रही है। दोस्तों, भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियो मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। मणिकरण पावर लिमिटेड पावर ट्रेडिंग और एनर्जी के क्षेत्र में देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और ये भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में लिथियम की भविष्य की मांग परिवहन के विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण से प्रेरित है। हाल ही में भारत ने बोलिवियाई लिथियम भंडार तक पहुंच प्राप्त की है। भारत ने साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन संख्या को 30% तक बढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत अब लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक सभी लिथियम का आयात कर रहा है। वर्तमान में अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए चीन, जापान और ताइवान पर भारत निर्भर है, क्योंकि भारत में लिथियम अत्यधिक महंगा है। न्यू डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग। दोस्तों, ये बात तो तय है कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों की जब बात होती है तो लेह लद्दाख का नाम सबसे पहले आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों ही जगहें बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नया डोमेस्टिक टर्मिनल बनाने की योजना की शुरुआत कर दी है। यहाँ इसलिए नया टर्मिनल बनाया जा रहा है क्योंकि लगातार लोग इन दोनों जगहों पे आ रहे हैं। यहाँ देसी लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए कुल मिलाकर 480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस प्रोजेक्ट को शेप देने के लिए 18,985 स्क्वायर मीटर जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टर्मिनल की खासियत यह है कि यहाँ पर एक समय में 800 लोग आ सकते हैं। ये टर्मिनल दोस्तों किसी 5 स्टार की तरह बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाईटेक टर्मिनल बनने जा रहा है। साथ ही आप यहाँ पर एक साथ 200 कार्स भी पार्क कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये हमारे देश की शान बढ़ाने के काम आएगा। इगतपुरी टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों अंत में हम आपको बताते हैं एक और ऐसी योजना के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। महाराष्ट्र सरकार कसारा से इगतपुरी के बीच में कुल 15 किलोमीटर लंबा टनल बनाने जा रही है। ये यहाँ के टूरिज्म के हिसाब से कहा जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इससे पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। टूरिस्ट को इन दोनों इंटरकनेक्टेड जगहों को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार मजबूत है और हमारा देश भी मजबूत बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शिंकुला टनल। दोस्तों आपको बता दें कि शिंकुला टनल बनाने से मनाली कारगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग के बीच 12 महीने वाहनों की आवाजाही हो सकेगी और बर्फबारी में भी यातायात में रुकावट नहीं आएगी। शिंकुला टनल वास्तव में भारतीय सेना को संजीवनी देने का काम करेगी। टनल बनने से मनाली लेह और मनाली कारगिल के बीच 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी। हालांकि पहले शिंकुला के नीचे 3 किलोमीटर लंबी टनल निर्माण का प्रस्ताव था। अब टनल के साउथ पोर्टल को शिंकुला दर्रे के नीचे से बदलकर दारचा के करीब 16 किलोमीटर मनाली लेह की तरफ पटसेऊ के समीप चिन्हित किया गया है। टनल की एक और खासियत यह होगी कि अब बारालाचा और तंग लंग दर्रे के नीचे और सुरंग बनाने की जरूरत नहीं होगी। टनल हिमाचल की तरफ से पटसेऊ से निकलकर जंस्कार की तरफ शिंकुला दर्रे से 10 किलोमीटर नीचे और जंस्कार के पहले गांव करग्या से 15 किलोमीटर पीछे निकलेगी। दोस्तों टनल के बनने से शिंकुला 16,600 फीट, बारालाचा 16,040 फीट और लाचुंगला 16,600 फीट ऊंचे जैसे दर्रों की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। यात्रा में करीब 5 से 8 घंटे कम लगेंगे। शिंकुला दर्रा होकर मनाली कारगिल की दूरी 515 किलोमीटर है। टनल बनने से दूरी 70 किलोमीटर कम होगी। निश्चित तौर पर देश की सरकार लगातार काम कर रही है। दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत का एशियाई देशों के बीच दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे खास लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। देश के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।